हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम सीए फाउंडेशन के बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। करंटली हम चैप्टर 4 में है, विच इज प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। चैप्टर 4 की हमने यूनिट 1 एंड 2 खत्म कर ली है और आज से हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। देखिए, जो डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स है, स्ट्रक्चर्स है, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट? जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। और हम इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के बारे में भी पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, राइट? तो यूनिट 3 में हम क्या करेंगे कि ये जो डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स है ना, तो ईच मार्केट फॉर्म में इक्विलिब्रियम कैसे आता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट कैसे डिटरमाइन होता है, आज हम वो पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विथ परफेक्ट कंपटीशन, फिर हम धीरे धीरे करके मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली में भी जाएंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन। नाउ बिफोर वी स्टार्ट डिटरमाइनिंग इक्विलिब्रियम प्राइस एंड आउटपुट इन परफेक्ट कंपटीशन, पहले हम कुछ परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है? ये फीचर्स अगर आप एक बार दोबारा याद करोगे ना, तो आपको आसान होगा जो आगे मैं समझाऊंगी वो समझने में। देखिए, नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन में बायर्स भी काफी होते हैं, सेलर्स भी काफी होते हैं, राइट? सो देयर इज कंपटीशन अमॉन्ग लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अब क्योंकि कंपटीशन है, तो कोई एक सिंगल बायर या फिर सेलर मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ठीक है? नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर इज होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है, ठीक है? आप किसी भी सेलर से ले लो, आपको इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब सेम या आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, ठीक है? प्रोडक्ट सोल्ड बाय ऑल फर्म्स आर आइडेंटिकल। नो फर्म कैन चार्ज अ हायर प्राइस विदाउट लूजिंग बिजनेस। देखिए, क्योंकि सब आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, ठीक है? तो अगर किसी एक सेलर ने अपना प्राइस बढ़ाया तो लोग उससे खरीदेंगे नहीं, बाकी सेलर के पास जाएंगे, क्योंकि देयर आर सो मेनी सेलर्स जो सेम बेच रहे हैं एट लोअर प्राइस, राइट? तो कोई भी फर्म हायर प्राइस यहाँ पे चार्ज नहीं कर पाएगा। जो मार्केट में प्राइस चल रहा है ना, सेलर्स को वही प्राइस में बेचना पड़ेगा। अगर वो हायर करेंगे अपना प्राइस, तो वो कस्टमर्स लूज कर देंगे, वो अपना बिजनेस लूज कर देंगे, ठीक है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, गुड्स एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है क्योंकि वो आइडेंटिकल है, ठीक है? सो नो प्रेफरेंस अमॉन्ग बायर्स। बायर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कौन से भी सेलर से ले सकते हैं क्योंकि सभी सेम गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है? थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। देखिए, ये मार्केट में कोई भी एंटर कर सकता है, कोई भी एग्जिट कर सकता है, कोई एंट्री एग्जिट बैरियर यहाँ पे नहीं है, ठीक है? नो लीगल और मार्केट रिलेटेड बैरियर्स टू एंटरिंग और एग्जिटिंग द मार्केट, और कोई एक स्पेशल कॉस्ट नहीं है जो न्यू फॉर्म्स को प्रिवेंट कर रहा है फ्रॉम एंटरिंग। एनीवन कैन एंटर वेरी वेरी इजीली। ओके, नाउ द नेक्स्ट फीचर इज परफेक्ट नॉलेज। बोथ बायर्स एंड सेलर्स हैव ऑल रेलेवेंट मार्केट इंफॉर्मेशन। देखिए, हम अज्यूम करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में कि बायर्स और सेलर्स इन्फॉर्म्ड होंगे, यानी कि रेलेवेंट मार्केट इंफॉर्मेशन की क्या प्राइस चल रही है वो सबको पता ही होगा, ठीक है? Information about quantities, nature of product and prices is readily available. ये सबको पता है, ऐसा हम assume करते हैं। Low transaction cost. देखिए, buyers and sellers face very low cost when making transaction. जब वो एक दूसरे से खरीद या बिक्री करते हैं ना, तो ऑब्वियसली जो प्राइस है गुड की वो तो पे करनी ही पड़ेगी, लेकिन इसके अलावा जैसे कि इन दोनों को मिलने का, बायर्स एंड सेलर्स अगर मिल रहे हैं कहीं पे, तो उसके लिए क्या कोई कॉस्ट लगता है, कोई ट्रांजैक्शन करने का कॉस्ट? तो ऐसा बहुत ही कम कॉस्ट लगता है, ठीक है? वेरी कन्वीनियंट है परफेक्ट कंपटीशन में आपको बाय या सेल करना, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं और आपके घर के पास ही मिल जाएंगे आपको सेलर्स, ठीक है? तो आपको बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट या फिर अपनी टाइम और मनी स्पेंड करने की जरूरत नहीं होती वो डील को अचीव करने में या कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में, ठीक है? Little time and money spent on finding each other and making deals. And the sixth and the most important feature is price takers. देखिए, जो फर्म्स होते हैं ना परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री में, मार्केट में, वो जो मार्केट प्राइस है उनको वही एक्सेप्ट करना पड़ता है
वो खुद से यहाँ पे प्राइस अपना सेट नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अगर वो प्राइस सेट करेंगे ना अपना, लेट्स से वो अपना प्राइस हायर सेट करते हैं मार्केट से, तो क्या होगा, लोग उनसे खरीदेंगे ही नहीं, लोग बाकी सेलर्स के पास जाएंगे जो मार्केट प्राइस में यानी कि सस्ते प्राइस में उनको बेच रहे हैं, ठीक है। तो जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है ना कॉम्पिटिटिव फर्म्स को, उनको वही प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है, उससे ज्यादा वो कर नहीं सकते, कस्टमर्स लूज कर देंगे, और उससे कम वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि जितने में वो बेच सकते हैं उससे कम में क्यों बेचेंगे, खुद ही अपना नुकसान क्यों करेंगे, राइट। तो इसीलिए उनको हम प्राइस टेकर्स कहते हैं, वो प्राइस एक्सेप्ट कर लेते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है। नो फर्म्स कैन इंडिविजुअली इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। ओके, तो ये मेन फीचर्स थे। आई होप आपको ये सारे फीचर्स समझ आ गए, ठीक है। अब चलिए अब इक्विलिब्रियम के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ओके, एक और पॉइंट, एनी अटेम्प्ट टू रेज प्राइसेस विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ कंज्यूमर्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री। देखिए जब भी हम ये चैप्टर में ना जैसे प्राइस डिटरमाइन करेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, तो पहले हम इंडस्ट्री की करेंगे, ठीक है, कि परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री में कैसे इक्विलिब्रियम अचीव होता है। फिर हम इंडिविजुअल फर्म्स की देखेंगे कि इंडिविजुअल फर्म्स कैसे अपना इक्विलिब्रियम अचीव करती है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री इन परफेक्ट कंपटीशन। देखिए, व्हेन द टोटल आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री is equal to the total demand, we say that the industry is in equilibrium. The price then prevailing is the equilibrium price. देखिए परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री को इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए एक सिंपल कंडीशन है, जो आपका टोटल डिमांड है मार्केट में, दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल सप्लाई। अगर डिमांड सप्लाई के बराबर हो गया तो इसी को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, और जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस होगा वो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट, यूनिट 1 या 2 में, 1 में शायद, 1 में भी हमने ये चीज ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी, है ना। तो इसी को चलिए हम फिगर में एक बार देख लेते हैं। देखिए ये एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री की डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल है, ठीक है। जो यहाँ पे आपका डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग, और जहां पे ये मीट कर रहे हैं यही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। द प्राइस कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट, यही आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, ठीक है। एंड क्वांटिटी ये आपका इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया। तो कैसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस, इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है, आपने देख लिया, राइट। एट इक्विलिब्रियम प्राइस बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल एंड देयरफॉर नो बायर who wanted to buy at that price goes dissatisfied, and none of the sellers is dissatisfied that he could not sell his goods at that price. देखिए सिंपली ये पॉइंट ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम ये कंडीशन में ना दोनों आपके बायर्स एंड सेलर्स इक्वली सेटिस्फाई होते हैं, क्योंकि बायर्स को जितना क्वांटिटी चाहिए था, जितना वो डिमांड कर रहे हैं, उनको मिल गया एट रीजनेबल प्राइस, और सेलर्स के पास भी जितने प्रोडक्ट थे, जितना उनको सेल करना था, वो भी सेल कर पाए एट रीजनेबल प्राइस। सो दोनों ही यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है, जब वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। सो इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम तो आपने समझ लिया, राइट। अब चलिए अब फर्म के इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, देखिए इससे पहले कि हम थ्योरी में जाएं और डिटरमाइन करें इक्विलिब्रियम, मैं आपको पहले इक्विलिब्रियम की मीनिंग समझाना चाहती हूँ। देखिए इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म का मीनिंग क्या है कि देखिए कोई भी फर्म हो उसे हमेशा कंफ्यूजन होता है कि वो अपनी चीजों की प्राइस क्या रखे और वो कितनी आउटपुट प्रोड्यूस करे, राइट। लेकिन सारे फर्म चाहते हैं कि उसका जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो, राइट। तो इक्विलिब्रियम प्राइस या फिर इक्विलिब्रियम आउटपुट बेसिकली वो आउटपुट है जिससे कि फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके। और जब भी हम कहते हैं ना कि हम इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं फर्म के, तो हम बेसिकली फर्म को हेल्प कर रहे हैं ये पता लगाने में कि उसको कितनी आउटपुट प्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि उसका जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम हो, ठीक है। अब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए भी हम यही देख रहे हैं कि कैसे एक फर्म पता लगा सकता है
कि कितने आउटपुट प्रोड्यूस करने से उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो वो लेवल ऑफ आउटपुट अभी हम उसे प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। वही उसका एक्चुअली इक्विलिब्रियम आउटपुट भी होता है। ओके, तो चलिए अब हम थ्योरी में जाते हैं, जैसे कि आपकी बुक में दिया गया है। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। A firm is said to be in equilibrium when it maximizes its profit. The output which gives the maximum profit to the firm is called the equilibrium output. देखिए, एक फर्म कब इक्विलिब्रियम में होता है? जब वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पाता है, तो तब हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। और जो आउटपुट उसे मैक्सिमम प्रॉफिट देगा, हम उसी को इक्विलिब्रियम आउटपुट कहते हैं, ठीक है। In the equilibrium state, the firm has no incentive either to increase or decrease its output. Equilibrium state में फर्म ना अपना आउटपुट इंक्रीज करना चाहेगा ना डिक्रीज करना चाहेगा, क्योंकि जो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट है वो उसी आउटपुट से मिल रहा है, उसी लेवल ऑफ आउटपुट से मिल रहा है, ठीक है। तो वो लेवल ऑफ आउटपुट को हम इक्विलिब्रियम आउटपुट कहते हैं। देखिए, अब जब भी हम फर्म के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं ना, तो इसमें दो पहलू होते हैं। एक तो आपका प्राइस, ठीक है, और दूसरा आउटपुट। तो पहले हम प्राइस की चर्चा करते हैं कि जो एक फर्म है परफेक्ट कंपटीशन में, वो अपना प्राइस कैसे डिटरमाइन करता है। देखिए, हमने अभी अभी कहा है कि जो जो फर्म है परफेक्ट कंपटीशन में, वो क्या है, वो प्राइस टेकर्स है, राइट। वो खुद से अपना प्राइस तय नहीं कर सकते, जो मार्केट में प्राइस है उनको वही प्राइस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो फर्म के लिए प्राइस कौन डिसाइड करेगा? वो तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। देखिए, ये फिगर देखिए, फिर आपको समझ आ जाएगा। देखिए, ये मार्केट इक्विलिब्रियम की फिगर है जो हमने अभी अभी देखा था, राइट, जहाँ पे डिमांड सप्लाई इंटरैक्ट करके वही कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस जो है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाता है इंडस्ट्री के लिए। अब जो इंडिविजुअल फर्म्स है ना, उनको भी ये सेम प्राइस ही लेना पड़ेगा, वो प्राइस चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्राइस टेकर्स है, ठीक है। सो देखिए, यही प्राइस के जो स्टेट है, हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, वो आपका डिमांड लाइन है। क्योंकि देखिए, चाहे फर्म n यूनिट्स सप्लाई करना चाहे, या फिर चाहे कस्टमर्स m यूनिट्स डिमांड करे या n यूनिट्स डिमांड करे, जो इंडिविजुअल सेलर है ना, उसको इसी प्राइस में बेचना पड़ेगा। तो अगर हम ये प्राइस के स्ट्रेट, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दे, तो वही फर्म का डिमांड लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे D लिखा हुआ है, दिस D मीन्स डिमांड। तो देखिए, एक परफेक्ट कंपटीशन में इंडिविजुअल फर्म की जो डिमांड लाइन है ना, वो एक हॉराइजेंटल लाइन है अक्रॉस द प्राइस। और ये प्राइस कैसे डिटरमाइन हुआ है? फ्रॉम द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री ने जो प्राइस दिया है वो ही हमने लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, हॉराइजेंटल स्ट्रेट लाइन, इसमें डिमांड लाइन तो ये है, D तो लिखा हुआ है, लेकिन इसमें AR और MR भी लिखा हुआ है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये ऐसा क्यों लिखा है? देखिए, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में जो एक फर्म है ना, उसकी प्राइस इज इक्वल्स टू उसकी एवरेज रेवेन्यू एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू इट्स मार्जिनल रेवेन्यू। तीनों सेम होते हैं। अब कैसे सेम होते हैं, एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, ये शेड्यूल को देखिए, इससे आपको पता चल जाएगा। देखिए, ये शेड्यूल में हमने क्या किया है, हमने प्राइस लिया हुआ है, और ये जो प्राइस है ना, ये मार्केट प्राइस है आपका। लेट्स सपोज जो इंडस्ट्री का आपका प्राइस है ना, वो आप इक्विलिब्रियम प्राइस, वो ₹2 है, ठीक है। तो अब इंडिविजुअल को भी ₹2 में ही सेल करना पड़ेगा, राइट, चाहे जितनी भी क्वांटिटी हो। देखिए, चाहे वो कितनी भी सेल करे, 8, 9, 10, 11, 12, सबको उसे ₹2 में ही सेल करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्राइस चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेरियस क्वांटिटीज लिया हुआ है जो वो सेल कर रहा है इंडिविजुअल फर्म, और प्राइस तो यहाँ पे 2 है ही। तो अब हम टोटल रेवेन्यू उसका निकाल सकते हैं, राइट। सिंपली क्वांटिटी सोल्ड को प्राइस से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे उसका निकल आ रहा है। अब एवरेज रेवेन्यू निकाल के देखो। देखिए, एवरेज रेवेन्यू क्या है? सिंपली टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि एट एवरी आउटपुट, फॉर एवरी क्वांटिटी सोल्ड, आपका एवरेज रेवेन्यू भी 2 ही आ रहा है, राइट, विच इज इक्वल टू योर प्राइस। सिमिलरली आप मार्जिनल रेवेन्यू निकाल के देखो। देखिए, ये सेकेंड यूनिट के लिए मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा? 18 - 16, 2, राइट।
सिमिलरली थर्ड यूनिट के लिए 20 माइनस 18 2। तो देखिए फॉर एवरी क्वांटिटी सोल्ड आप देख रहे हो आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम ही है, 2 ही है, एंड इट इज इक्वल टू द प्राइस। तो इस वजह से जो आपका डिमांड कर्व है ना, वही आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व भी है और मार्जिनल कर्व भी है, और वही आपका प्राइस लाइन भी है। तो परफेक्ट कंपटीशन के फॉर्म के लिए ये सारे चीजें सेम ही होती है, ठीक है। तो इतना आपने समझ लिया, राइट, कि प्राइस तो हमने समझ लिया कि प्राइस कैसे तय होता है, जो इंडस्ट्री प्राइस देता है वही होता है। और ये कर्व भी आपने समझ लिया कि जो डिमांड है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस, सारा एक ही कर्व रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं आउटपुट की, कि इक्विलिब्रियम आउटपुट या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं एक फॉर्म। ओके, नाउ टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ अ फॉर्म, एक फॉर्म को ना 2 कंडीशंस मीट करनी पड़ेंगी। उन 2 कंडीशंस को हम ट्विन कंडीशन भी कहते हैं। तो क्या क्या है वो ट्विन कंडीशन जिससे हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकाल सकते हैं? द फर्स्ट इज द मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज MR इज इक्वल्स टू MC। देखिए ये चीज हमने बिहेवियरल प्रिंसिपल में भी हम पढ़ चुके हैं, राइट, कि अगर एक फॉर्म को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करनी है तो उसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा एट अ लेवल जहाँ पे MR इज इक्वल्स टू MC। तो जब हम फॉर्म की इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं तो हम भी तो वही आउटपुट लेवल निकाल रहे हैं जहाँ से उसकी प्रॉफिट मैक्सिमम होगी, राइट। सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर फॉर इक्विलिब्रियम आउटपुट इज कि MR शुड बी इक्वल्स टू MC। और सेकेंड कंडीशन क्या है? द सेकेंड कंडीशन इज द MC कर्व शुड कट MR curve from below, or in other words MC should have a positive slope। देखिए MR MC के बराबर तो होनी चाहिए। अब ये बराबर होने के लिए 2 कर्व्स को, MR एंड MC कर्व्स को मीट करना पड़ेगा, राइट। लेकिन जब ये मीट कर रहे होते हैं ना, तो तब MC कर्व को कट करना पड़ेगा MR कर्व फ्रॉम बिलो। अगर वो ऊपर से कट करेगा या अबव से कट करेगा तो फिर हम उसे इक्विलिब्रियम नहीं मानेंगे। जब वो नीचे से कट करेगा तभी इक्विलिब्रियम होगा। देखिए ये अभी ना आपको डायग्राम से ज्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। तो चलिए एक बार डायग्राम के थ्रू हम इक्विलिब्रियम निकालने की ट्राई करते हैं। अब आप ये फिगर को देखिए। देखिए ये फर्स्ट फिगर जो है ये इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम है, राइट, और ये इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम प्राइस है। ये इंडिविजुअल फॉर्म की कर्व है, और इंडिविजुअल फॉर्म में भी हमने सेम प्राइस लिया हुआ है, और हमारा एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व अक्रॉस दिस प्राइस लाइन, राइट। यही हमारा डिमांड कर्व भी है। तो इतना तो हम समझ चुके थे। इक्विलिब्रियम प्राइस तो हमने पता लगा ही लिया था, राइट। अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें MR इज इक्वल्स टू MC ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, राइट। तो देखिए MR कर्व तो हमने ऑलरेडी बना लिया है, तो अब हमें क्या चाहिए? हमें MC कर्व चाहिए। तो इसलिए यहाँ फिगर पे हमने एक MC कर्व भी ड्रॉ किया हुआ है। अब आप ये फिगर को ध्यान से देखो। MC कर्व MR कर्व को यहाँ पे मीट कर रहा है या कट कर रहा है एट 2 पॉइंट्स, राइट। पहले ये T पॉइंट में भी कट कर रहा है एंड ये R पॉइंट में भी कट कर रहा है। लेकिन हमने कहा था कि हमारा इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होगा जहाँ पे MC कर्व MR कर्व को कट करता है फ्रॉम बिलो। अब T में देखिए MC कर्व ऊपर से कट कर रहा है, लेकिन ये R पॉइंट में ये नीचे से कट कर रहा है फ्रॉम बिलो। तो जो आपका सेकेंड कंडीशन है ना, वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही है। सो आवर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वुड बी Q2 एंड नॉट Q1, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन बेसिकली ये कह रहा है। अब लॉजिकली हम इसे समझते हैं कि ऐसा क्यों है, क्यों नीचे से ही कट करना चाहिए, ऊपर से नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पे ना जब MC ऊपर से कट कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए फॉर्म का जो मार्जिनल कॉस्ट है ना, यहाँ पे ये नीचे जा रहा है, राइट, उसका कॉस्ट कम हो रहा है। और T पॉइंट के बाद तो उसका कॉस्ट और कम होगा। तो एक फॉर्म T पॉइंट में क्यों रुकेगा? वो तो तब तक प्रोड्यूस करेगा ना जब तक वो अपना कॉस्ट मिनिमाइज कर सकता है। तो यहाँ पे तो उसको मौका है मिनिमाइज करने के लिए, तो वो मिनिमाइज करता ही जाएगा, ठीक है। अब एक पॉइंट में आके उसका कॉस्ट यहाँ पे मिनिमम हो जाता है, राइट। उसके बाद उसका कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे भी इस पॉइंट में भी उसका
मार्जिनल रेवेन्यू हायर है कॉस्ट से, ठीक है, तो उसको प्रोड्यूस करने में फायदा है। और वो कहाँ पे स्टॉप करेगा, वो स्टॉप करेगा एट पॉइंट आर, जहाँ पे उसका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। अब इसके बाद अगर वो प्रोड्यूस करेगा ना, तो क्या होगा, उसका मार्जिनल कॉस्ट हायर हो जाएगा, फिर उसे लॉस होगा। तो फर्म को मैक्सिमम कितने तक आउटपुट बनाना चाहिए, क्वांटिटी Q2 तक, क्योंकि Q2 में देखिए उसका मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से बराबर है, ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट कट कर रही है फ्रॉम बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही ट्विन कंडीशन जिसे हम कहते हैं वो सेटिस्फाई हो गया है। सो Q2 वुड बी योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉर द फर्म। तो बहुत सिंपल था आई गेस, है ना, आपको समझ आ गया कि कैसे परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म अपना इक्विलिब्रियम डिसाइड करता है। प्राइस, तो इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ से आता है, इंडस्ट्री से आता है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालने के लिए फर्म को क्या करना होगा, उसको वो दो कंडीशंस देखनी होगी कि कहाँ पे फुलफिल हो रहा है, फिर वो अपना इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकाल पाएगा। अब चलिए, अब हम इक्विलिब्रियम से बाहर आके थोड़ी देर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। देखिए, अभी तक जो हम इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी डिटरमाइन करना सीख रहे थे ना, वो सारा शॉर्ट टर्म के लिए ही था, ठीक है। जो ट्विन कंडीशन भी हमने देखी शॉर्ट टर्म के लिए ही था सारा, ओके। अभी लॉन्ग रन तो हमने अभी डिस्कस ही नहीं किया है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज का चर्चा सिर्फ शॉर्ट रन के लिए है। तो चलिए, जो अब हम सप्लाई कर्व की चर्चा करने वाले हैं ना, वो भी शॉर्ट रन के लिए ही करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ अ फर्म in a perfectly competitive industry is that it depicts the firm's supply curve। देखिए, जो अभी अभी हमने मार्जिनल कॉस्ट कर्व देखा था, एक्चुअली ये और कुछ नहीं है, ये फर्म का सप्लाई कर्व ही है। अब ये कैसे, चलिए ये पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। ये फिगर में आप देखो, यहाँ पे क्या करा हुआ है, वेरियस प्राइसेस यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। एंड फॉर एवरी प्राइस एक हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व बनाया हुआ है अलोंग द प्राइस, राइट। और आपको ये भी पता है कि ये डिमांड कर्व ही आपकी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी है एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व भी है, इतना आपको पता है ना। अब देखिए, अगर हम ये प्राइस 2 की बात करें, अगर हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कहाँ पे आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू की बराबर है, राइट। तो देखिए, प्राइस 2 के लिए उसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व तो ये हो गया, राइट, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व यहाँ पे, तो वो मीट करते हैं एट पॉइंट E1, और ये आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाता है Q1। और एक फर्म को अगर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करनी है तो Q1 क्वांटिटी ही उसे सप्लाई करनी पड़ेंगे, राइट। सिमिलरली फॉर प्राइस 2 मार्जिनल कॉस्ट एंड रेवेन्यू मीट करते हैं एट E2, और उसका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाता है Q2, और यही यूनिट्स, इतने ही यूनिट्स उसको सप्लाई करनी चाहिए, राइट। सिमिलरली फॉर प्राइस 3 वो मीट करते हैं एट E3 एंड Q3 इज द क्वांटिटी दैट इट हैज टू सप्लाई। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ना, वो एक्चुअली आपको बता रहा है कि फॉर वेरियस प्राइसेस आपको कितनी क्वांटिटी सप्लाई करनी चाहिए टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो ही आपका सप्लाई कर्व भी है। देखिए, ये फिगर में हमने यहाँ पे क्या किया है, मार्जिनल कॉस्ट की जगह, मार्जिनल कॉस्ट कर्व की जगह इसको सप्लाई कर्व बना दिया है, क्योंकि ये कर्व बेसिकली आपको बता रहा है कि वेरियस प्राइसेस पे आपको कितनी क्वांटिटी सप्लाई करनी चाहिए टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, ठीक है। तो यही एक छोटा सा पॉइंट था, एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, ऐसे क्वेश्चन पूछी जाती है। मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। द फर्म्स इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, इट्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व also represents its A demand curve, B supply curve, C marginal revenue curve या फिर D average revenue curve। तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दी जाती है, ठीक है। तो हमें क्या चुनना है, हमें चुनना है कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स आवर द फर्म्स सप्लाई कर्व, ठीक है। अब यहाँ पे एक और छोटी सी पॉइंट है, देखिए ये फिगर में हमें
एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फिगर भी, कर्व भी हमें यहाँ पे बना के दिया हुआ है, राइट। तो ये क्यों बनाया हुआ है? ये इसलिए बनाया हुआ है हमें ये बताने के लिए कि देखिए फॉर एवरी प्राइस लेवल, जो आपका प्राइस है ना वो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रहा है। फॉर इंस्टेंस अगर आप ये Q1 क्वांटिटी में देखो तो आपका प्राइस भी 2 है, आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी 2 है, राइट। सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे कवर हो रहा है। सिमिलरली अगर आप Q2 क्वांटिटी में देखो, Q2 आउटपुट के लिए देखो तो देखो उसका प्राइस तो 3 है और उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे कहीं नीचे है, राइट। तो यहाँ पे भी उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रहा है। सिमिलरली ये पॉइंट में भी देखो प्राइस यहाँ ऊपर है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे नीचे है। सो फॉर एवरी यूनिट आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो कवर कर रहा है आपका प्राइस, राइट। और ये मैं क्यों आपको बता रही हूँ, क्योंकि हमने बिहेवियर प्रिंसिपल में पढ़ा था कि अगर एक फर्म को अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू करना है तो एटलीस्ट उसे अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो कवर करना ही पड़ेगा। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी ना कवर कर पाया तो उसे शट डाउन करना पड़ेगा, राइट। शट डाउन करने में ही उसका फायदा है। तो यही पॉइंट यहाँ पे जस्टिफाई करने के लिए आपको एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी कर्व बना के दिखाया गया है कि कैसे एवरी टाइम द प्राइस इज हायर देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू इक्विलिब्रियम। देखिए हमने ये तो सीख लिया कि आप इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे निकाल सकते हो एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म, राइट। अब एक सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए हमने इक्विलिब्रियम आउटपुट प्रोड्यूस कर लिया, राइट, हमने उस लेवल पे प्रोड्यूस किया जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। सो डज दिस मीन कि जो फर्म है, ठीक है, हमारा फर्म है, क्या हम हमेशा प्रॉफिट अर्न करेंगे? कैन अ कॉम्पिटिटिव फर्म अर्न प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन? देखिए द आंसर इज, अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन भी करते हो ना तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है एंड लॉस भी हो सकता है, ठीक है। अ फर्म मे अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसेस एज वेल। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपको कब होगा? अगर आपका जो एवरेज रेवेन्यू है ना इट इज ग्रेटर देन योर एवरेज कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट आपको कब होगा? अगर आपका एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू योर एवरेज कॉस्ट। और लॉस आपको कब होगा? अगर योर एवरेज कॉस्ट इज हायर देन योर एवरेज रेवेन्यू। तो देखिए जब हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं ना तो तब हमें एवरेज रेवेन्यू को एवरेज कॉस्ट के साथ कंपेयर करनी पड़ेगी। जब हम इक्विलिब्रियम आउटपुट निकाल रहे थे तो तब हम मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू कंपेयर कर रहे थे। लेकिन जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालनी है तो हमें एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक ना हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि कब आपको लॉस एंड कब प्रॉफिट होगा, ठीक है। Suppose the cost of producing 1000 units of a product by a firm is rupees 15,000। तो देखिए जो ये 15,000 है ना ये फर्म का एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, राइट। तो ये उसका हो गया 15,000। Now the entrepreneur has invested rupees 50,000 in the business and the normal rate of return in the market is 10%। अब एंटरप्रेन्योर ने अपना खुद का 50,000 लगाया है बिजनेस में। अगर ये 50,000 वो कहीं और लगाता तो उसे 10% रिटर्न मिलता या फिर प्रॉफिट मिलता, राइट। तो उसे 5,000 प्रॉफिट मिलता। तो देखिए ये आपका बेसिकली इम्प्लिसिट कॉस्ट हम इसे मानते हैं, राइट। तो आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट यहाँ पे हो गया 5,000। दिस इज बेसिकली जो प्रॉफिट बिजनेसमैन अपना पैसा कहीं और लगा के कमा सकता था, राइट। तो इकोनॉमिक्स में जब हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं तो हम एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट को कवर करते हैं। तो टोटल कॉस्ट हमारा यहाँ पे हो गया 20,000। अब जो प्रोडक्शन है आपका वो 1000 यूनिट्स है, राइट। आपने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है तो आपका एवरेज कॉस्ट बेसिकली हो जाता है ₹20। तो देखिए इकोनॉमिक्स में जो आपका एवरेज कॉस्ट है ना वो आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो कवर करता ही है, लेकिन जो आपका प्रॉफिट का एलिमेंट है इम्प्लिसिट कॉस्ट है वो भी कवर करता है, राइट। सो वो दोनों कवर करके आपका एवरेज कॉस्ट हो गया है ₹20। अब लेट्स से यहाँ पे आपका एवरेज रेवेन्यू इज ₹20 ओनली, ठीक है। आपका जो प्राइस है, जो मार्केट में प्राइस है वही आपका एवरेज रेवेन्यू है परफेक्ट कंपटीशन में, राइट।
तो एवरेज रेवेन्यू इज लेट्स से ₹20। तो इस केस में आप क्या करोगे ना, आप नॉर्मल प्रॉफिट कमाओगे क्योंकि आपका एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से बराबर है, राइट। अब कई बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे हो गया मैम, हमने तो जस्ट अपना कॉस्ट ही कवर किया है, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू सेम है, तो प्रॉफिट कहाँ से आया? क्योंकि बच्चे हमने जब कॉस्ट कैलकुलेट किया है वहाँ पे हमने ये प्रॉफिट का एलिमेंट भी तो डाला हुआ है ना, जो 10% उसे प्रॉफिट मिलता कहीं और बाहर से, तो वो एलिमेंट भी तो आपके कॉस्ट में ही इंक्लूडेड है। तो इसलिए जब आपका एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से बराबर होता है ना, तो कॉस्ट में यहाँ पे इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रॉफिट, यानी कि अगर आपका एवरेज रेवेन्यू कॉस्ट से बराबर है तो आप प्रॉफिट भी कमा रहे हो, ठीक है। तो वो प्रॉफिट को हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ अगर आपका एवरेज रेवेन्यू 22 होता है, लेट्स से ₹22, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हो क्योंकि एवरेज रेवेन्यू इज हायर देन योर एवरेज कॉस्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपका एवरेज रेवेन्यू या फिर आपका जो मार्केट प्राइस है इट इज ₹18 ओनली, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको लॉस होगा क्योंकि जो आपका एवरेज रेवेन्यू इट इज लेस देन योर एवरेज कॉस्ट। तो ठीक है, तो प्रॉफिट भी कमा सकता है, जैसे आपने देखा फर्म प्रॉफिट भी कमा सकता है, लॉस भी कमा सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि उसका कॉस्ट कितना है और मार्केट में प्राइस कितनी है, ठीक है, उस एवरेज रेवेन्यू कितनी है उसमें डिपेंड करेगा। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस फर्म कमाता है शॉर्ट रन में, उसको एक बार हम डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं क्योंकि आपके बुक में डायग्राम को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। तो चलिए देखते हैं। ओके, यहाँ पे आपको 3 डायग्राम्स यहाँ पे दिखेंगी। देखिए ये फर्स्ट डायग्राम, दिस शोज योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार हम सेंस बनाते हैं इसका। देखिए ये आपका मार्केट प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस, राइट, एंड प्राइस के स्ट्रेट आपने एक डिमांड लाइन बना दिया विच इज ऑल्सो योर एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू लाइन। अब आपको तो पता ही है कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आप कैसे निकालते हो, जहाँ पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट कर्व को मीट करता है, राइट। सो ये पॉइंट पे मीट कर रहा है एंड द क्वांटिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट ये आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि फॉर दिस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ग्रेटर है, लेस है या बराबर है, हमें वो चेक करना है। अब देखिए फॉर दिस क्वांटिटी उसका एवरेज रेवेन्यू कर्व तो यही है, राइट, उसका प्राइस लाइन ही है, एंड यहाँ पे एक एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व भी हमने बना लिया है, तो जिससे आपको उसका एवरेज कॉस्ट पता चल जाएगा। तो देखिए फॉर दिस क्वांटिटी एवरेज कॉस्ट इज पॉइंट बी, राइट, क्योंकि यहाँ पे वो एवरेज टोटल कॉस्ट से मीट कर रहा है, और उसका एवरेज रेवेन्यू है एट पॉइंट ई। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ई पॉइंट इज हायर देन बी, राइट, तो यहाँ यानी कि यहाँ पे उसका एवरेज रेवेन्यू इज हायर देन एवरेज कॉस्ट, तो इसलिए जो ये पार्ट है, ठीक है, ये उसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। अंडरस्टूड। अब सेकेंड फिगर में आते हैं। देखिए सेकेंड फिगर में भी उसी तरह से हमने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकाल लिया। अब ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के लिए आप देखिए एवरेज रेवेन्यू उसका यहाँ पे है, राइट, एंड जो उसका एवरेज कॉस्ट है वो भी यही पॉइंट पे है, यानी कि यहाँ पे जो उसका एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर है, तो यहाँ पे वो सिर्फ अपना नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। अब थर्ड फिगर में आप देखिए ये इक्विलिब्रियम आउटपुट के लिए उसका एवरेज रेवेन्यू है एट पॉइंट ई, लेकिन उसका एवरेज टोटल कॉस्ट देखिए, एवरेज टोटल कॉस्ट है एट पॉइंट बी, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस्ट इज हायर देन रेवेन्यू, तो जो ये पोर्शन है, राइट, ये पोर्शन उसका लॉस होगा, तो ये लॉस रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से तीनों डायग्राम में आपने देख लिया कि कैसे वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा रहा था, नॉर्मल भी, एंड लॉस भी कमा रहा है। अब एग्जाम में अगर ये डायग्राम आए आपके एग्जाम में, तो क्या आप बता सकते हो कि कौन सा डायग्राम सुपर नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा नॉर्मल एंड कौन सा लॉस को, राइट, आप इजिली बता सकते हो। सो यही था गाइज आज के लिए, आपको समझने के लिए इतना ही है फॉर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फॉर्म इन द शॉर्ट रन। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, हम लॉन्ग रन में वो कैसे इक्विलिब्रियम अचीव करता है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, अब आज हमने ना काफी कुछ डिस्कस कर लिया, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स आपके लिए नए भी हुए होंगे, तो एक बार ना क्विकली सबको समराइज कर देते हैं ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना हो।
देखिए पहले हमने क्या पढ़ा था कि एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के लिए इक्विलिब्रियम कब होता है, जब इंडस्ट्री में डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो जाते हैं, राइट। और वही कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस को हम इंडस्ट्री की इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। अब सिंस फर्म्स प्राइस टेकर्स होते हैं तो यही इक्विलिब्रियम प्राइस उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो उनके लिए भी सेम प्राइस हो जाता है। तो यहाँ पे प्राइस तो हमने डिटरमाइन कर लिया। अब इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे डिटरमाइन होता है, उसके लिए आपको ट्विन कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। वो क्या क्या है, आपका मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए, एंड जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू को कट करनी चाहिए फ्रॉम बिलो। तो जहाँ पे ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है वहाँ पे आपको अपना इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल जाता है, ठीक है। और हमने एक छोटा सा ये पॉइंट भी देखा था कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है फर्म का, वही एक्चुअल में उसकी सप्लाई कर्व भी होती है, राइट। और हमने एंड में ये पढ़ा था कि फर्म्स इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और लॉस भी कमा सकते हैं इन द शॉर्ट रन। तो यही था आज का समरी। नाउ इन द एंड आईड लाइक टू अनाउंस कि हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए मॉक टेस्ट लॉन्च किया है अपने वेबसाइट में, जहाँ पे आपको 2 सेट्स ऑफ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने को मिलेगा। देखिए ये मॉक टेस्ट आपकी न्यू सिलेबस के हिसाब से बनाई गई है और हमने आपके लिए चुन चुन के हैंड पिक्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने में मदद होगी। देखिए मॉक टेस्ट देना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे कंफ्यूज हो, कहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, राइट। और आपको एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है। और सिंस ये स्कोर बेस्ड टेस्ट है, आपको एंड में आपका स्कोर भी दिखेगा, तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो अभी एग्जाम के लिए। सो मेरी तो सजेशन है कि आप ज़रूर ये टेस्ट ले और आपकी कॉन्फिडेंस इंक्रीज करें एग्जाम के लिए, क्योंकि ये आपको मिल भी बहुत नॉमिनल रेट पे मिल रहा है, राइट। और इसकी वैलिडिटी भी आपको 180 डेज तक है, यानी कि आप कभी भी 6 महीने में कभी भी ये टेस्ट ले सकते हैं। एंड आप बार बार टेस्ट को रिवाइज भी कर सकते हैं, यानी कि कहाँ पे आपने पहले रॉन्ग किया राइट किया, आप दोबारा भी आके टेस्ट देख सकते हैं, ठीक है। टेस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आपको कोई भी क्वेरी हो टेस्ट के रिलेटेड या ऐसे भी जनरल इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, तो आप ये ईमेल आईडी पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।